अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज का लेक्चर जो है ना, मैंने बेसिकली पास पेपर पे नहीं रखा। मैंने कुछ बच्चों के बेसिकली देखा है कि उनके बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब उनको नहीं सही समझ आ रही होती। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और VSPER थ्योरी क्या है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालें, ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क है। तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे बनाए हैं, ट्रिक्स बता रहा हूँ उसके अंदर, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि किस तरह अपने सवालात को डील करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में कोई सवालात नहीं है, आज के सेशन में आप समझ लें थ्योरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, तो सबसे पहली बात, ठीक है, हम बिल्कुल मेन बातों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी जो बॉन्डिंग से रिलेटेड आई, वो आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, VBT। ठीक है, उसमें एक पोस्टुलेट था उसका, वो ये था कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कैसे। इधर देखो, ये वैलेंस शेल है, इसके पास अगर देखो इसके ऑर्बिटल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर में ही है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि जो बेरिलियम है वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, इनर्ट हो गया। सही है, बोरॉन पे आते हैं। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था। ठीक है, उसकी बात हम मान रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं कि भाई कितनी वैलेंसी होगी, कितना बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के वैलेंस, ये वैलेंस है। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर अगर देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, चाहिए अकेला एक ही है। सो ये वन बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन का देखा जाए तो कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ दो हैं, यानी कार्बन को तो सिर्फ दो बॉन्ड बनाने चाहिए। बट रियलिटी कुछ और थी। ठीक है, क्या हुआ, बेरिलियम दो बॉन्ड बनाता हुआ नजर आया, बोरॉन तीन बनाता हुआ नजर आया और कार्बन 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्लॉप कर गई भाई। वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों। क्योंकि कहीं पे उसकी बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल सही थी, कुछ एटम्स में कुछ बॉन्डिंग, कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, मैंने 3 एग्जाम्पल दी, यहाँ पे ये सही प्रूफ नहीं हो पाई, सही मतलब वैलिड नहीं नज़र आ रही थी। तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हमारे हाइब्रिडाइजेशन ने, उसने एक्साइटेड स्टेट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो हमने क्या किया। ठीक है, मैं और भी बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए समझो हुआ क्या कि हमने बोला कार्बन जब बॉन्ड बनाने जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। किस में आ रहा है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट, यानी इसके जो वैलेंस शेल में ये जो 2s ऑर्बिटल है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उछल के इधर आ रहा है। सही है, तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, अब इस एक्साइटेड स्टेट में, अब सुनना, यहाँ पे भी कुछ ग्लिच है जो तुम्हें नजर आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने हाइड्रोजन से CH4 मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में ले आया, और मुझे पता है भाई ये वाले ही चीज़ पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में, क्योंकि ये आउटर वैलेंस शेल है। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका आउटर शेल ही पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो पहले आउटर शेल पे ध्यान दिया करो, हमेशा बॉन्डिंग में इस आउटर शेल पे ध्यान दिया करो। ये 2s है, ये 2px है, 2py है, 2pz है। तो देखो मैंने ये देखो p ऑर्बिटल्स बनाए हुए कार्बन से रिलेटेड। देखो ये कार्बन से मैंने सारे क्या बनाए हुए, 3 p बनाए हुए और एक s दिखाया है। सही है, अच्छा, हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल होता है, तो उसके पास बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है वो बेसिकली क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है। तो देखो हाइड्रोजन के मैंने सारे क्या बनाए हुए, ओवरलैप करते हुए s ऑर्बिटल। अब यहाँ समझने की बात ये है कि ये जो CH4 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ बनाया है, तो यहाँ पे हमें अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि जो 3 बॉन्ड है वो p and s ऑर्बिटल्स के दरमियान है। कैसे, कार्बन के जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, वो 3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गए, बॉन्डिंग क्रिएट कर ली, उन्होंने बॉन्ड क्रिएट कर लिया एक। और जो चौथा बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो इस s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के भी s ऑर्बिटल के दरमियान हुआ। ठीक है, अगर देखा जाए तो भाई एनर्जी लेवल डिफरेंट है ना, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। तो जो s और s बॉन्ड बना है और जो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के दरमियान जो आप ये समझ लो बॉन्ड बना है, इन दोनों को मुख्तलिफ होना चाहिए, यानी इसमें 3 बॉन्ड तो इक्वल होने चाहिए, बट ये वाला बॉन्ड एक अलग आना चाहिए हर मामलात में। रियलिटी में हमने ये पाया कि भाई सारे के सारे बॉन्ड CH4 मॉलिक्यूल में सेम नजर आए, यानी उनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीज़ें सेम नजर आई। हमने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है यार,
भाई एक तो बॉन्ड अलग नजर आना चाहिए, क्योंकि ये तो एस और एस के दरमियान है, बाकी तीन बॉन्ड पी और एस के दरमियान है। ये तो बिल्कुल मतलब बाउंसर हो गया भाई। अब क्या करें? तो यहाँ पे बच्चा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। हमने बोला कि ये सो हेयर कम्स हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हमने बोला बॉन्डिंग होने से पहले जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम क्या है बेटा? सेंट्रल एटम की बहुत मुख्तलिफ डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट तुम्हारे केस में ठीक है, तुम्हारे लेवल पे मैं तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी बात समझाऊंगा। तुम इतना याद रखो कि भाई जो मॉलिक्यूल में सबसे कम अमाउंट में होगा ना वो सेंट्रल एटम है। तो कार्बन, कार्बन यहाँ पे एक ही है और हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन इज इन सेंट्रल एटम। इसकी और भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड भी डेफिनेशन है, बहुत सारी है, लेकिन ये कि अभी तुम यही याद रख लो, काफी है तुम्हारे लिए। ठीक है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेंट्रल एटम, सही है, ऑफ एन सेंट्रल एटम, ठीक है, जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं बॉन्डिंग करने से पहले। सही है, क्या बोला? ठीक है, क्या बोला हाइब्रिडाइजेशन ने? कि भाई यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी ये जो सारे ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, कार्बन के, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है यहाँ पे, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कमाल की बात ये होगी कि सबका सेम एनर्जी और सेम शेप होगा, और फिर उसके बाद बॉन्डिंग होगी। तो ये देखो मैंने कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में लिए, तो भाई एस, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये चारों बनाए। ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? सुनना, इंटरमिक्स हो रहे हैं और आपको क्या दे रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की कमाल की बात क्या क्या है? इनके जो एनर्जी है और शेप है, दोनों चीजें क्या है? सेम है सबके सबकी। इनके नेमिंग कैसे करते हैं हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की? देखो, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल मिले हैं, तो भाई इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3, और सबका नाम सेम होगा, sp3 sp3 sp3। और कमाल की बात, सबकी एनर्जी सेम होगी, और कमाल की बात, दूसरी कमाल की बात, सबके शेप भी सेम होगा। सो ये हमारा जो ग्लिच आ रहा था ऊपर CH4 मॉलिक्यूल का, इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने क्लियर कर दिया, मिनटों में क्लियर कर दिया। तो समझ आई बात? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले और उन्होंने बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट किए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कमाल की बात ये थी कि वो क्या थे, क्या बोलते हैं, सेम शेप के थे और सेम एनर्जी लेवल्स रखते थे। और नेमिंग कैसे हम करते थे उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की? भाई जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले उन्हीं के बेस पे नेमिंग होती थी। एक एस और 3 पी मिला तो sp3 नाम हो गया चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का। सर 4 ही क्यों बने? क्योंकि यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे? 4। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आज के बाद कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो तुम इंटरमिक्स करोगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और नाम कैसे पता लगाओगे? भाई जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हुए हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होगा? नाम होगा। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए कार्बन के सारे, और अब हमें नजर आ रहा है कि हर तरफ sp3s क्यों? क्योंकि हर तरफ जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड हो गया कार्बन वाला। सही है, तो sp3s तो बॉन्ड अब देखो चारों, अब ये प्रूफ कर रहा है कि अब चारों के चारों बॉन्ड, लेंथ, बॉन्ड, एनर्जी, चारों के चारों बॉन्ड सेम है। सही है, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब भाई बच्चा सवाल पूछता है, सर ठीक है सब समझ आ गया, एग्जाम में भाई मैं कैसे निकालूं? भाई किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, मैं कैसे निकालूं? तो बच्चा सिंपल जुगाड़ बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रख। ठीक है, जी जो है ना, तुम्हें पता है क्या बताता है? नंबर ऑफ, ठीक है, जी इज बेसिकली नथिंग, ये जो जी है यहाँ पे वो तुम्हें क्या बता रहा है? बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, टोटल सम करके बता रहा है। अच्छा, तो अगर ये नहीं भी आ रहा समझ, तो इतना याद रख लो कि भाई तुमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है? तुमने ये देखना है कि भाई सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव चार्ज लगा है तो कितना लगा है वो माइनस कर दोगे, नेगेटिव लगा है तो वो ऐड कर दोगे। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट एटम में आ गया आपका हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ये सारे मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्ड बनाने वाले। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे। इधर देखो, CH4 मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, हमें तो नजर आ गई है sp3 है ऊपर, लेकिन अगर तुम यहां पे गौर करो तो सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा? तो ग्रुप 4 का है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने होंगे? जल्दी से मेरे साथ बोलो, 4 इलेक्ट्रॉन्स। गुड, तो Z इक्वल्स टू हाफ, ठीक है,
और 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एंड में ऐड करना है मोनोवैलेंट एटम कितने हैं। तो बेटा मोनोवैलेंट एटम जिसमें हाइड्रोजन भी आता है सिंगल बॉन्ड बनाने वाले, तो सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो तुमने लिख दिया +4, ठीक है। और देखो 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया, जी की वैल्यू आई 4, ठीक है। अब ऊपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और तुम्हें ये याद रखना है, देखो जी की वैल्यू अगर 4 आए तो उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अच्छा, तो मैं इसको बच्चों को ऐसे याद करवाता हूं, देखो s और p कितने हैं, 2 हैं, तो z की वैल्यू 2 पे sp, सही है। s और p 2 हैं, सही, इधर देखो, एक s और 2 p, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 3, तो z की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 पे sp2, 4 पे sp3, 5 पे sp3d, 6 पे sp3d2, सही है। सो बेसिकली z की वैल्यू जिसको मालूम हो जाए वो बेसिकली डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता है। तो z की वैल्यू 4 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, सही है। डायरेक्ट मॉलिक्यूल का शेप वेप कुछ भी नहीं देखा तुमने, डायरेक्ट पता लगा लिया भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो तुमने एग्जाम में अपना टाइम जाया नहीं किया, तुमने अपना टाइम बचा लिया। अगर कोई तुमसे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो तुम इजीली इसको क्या कर सकोगे, एक्सप्लेन कर सकोगे। अच्छा, H2S का निकाल के देखते हैं बेटा। H2S को अगर हम देखें तो बेटा इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट में कम है, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फर ग्रुप 6 का है तो इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गुड। अच्छा, मॉलिक्यूल चार्ज है, नहीं है, नहीं है, तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कहानी खत्म हो गई। अब मोनोवैलेंट एटम देखो कितने हैं, तो तुमने कहा हाइड्रोजन 2 हैं, तो तुमने +2 कर दिया, 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, इसका भी 4 आया नहीं। H2S मॉलिक्यूल इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सही है। अब अमोनिया की बात करते हैं, देखो सिंपल सिंपल, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो ये फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताया। मॉलिक्यूल को देखना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना है और तुम बेसिकली बच्चा शेप पे जाता है, कैसा दिखता होगा, कितने बॉन्ड बनाता होगा, अरे ये फॉर्मूला आसान है, सिर्फ ये लगाओ हो जाएगा काम। इधर आओ, अमोनिया की बात करते हैं बेटा। अमोनिया में, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम देखें, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, कहाँ का है बेटा, ग्रुप 5 का है, यानी इसके आखिरी शेल में कितने होंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो और कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। मोनोवैलेंट एटम कितने, हाइड्रोजन कितने, 3 हैं, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी क्या आया, 4, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो H2S CH4 NH3, ठीक है। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन से एटम, किसकी बात हो रही है बेटा, ये सेंट्रल एटम बता रहा हूं, हाइड्रोजन इसमें हाइब्रिडाइज नहीं होगा। ऊपर CH4 में भी मैंने हाइड्रोजन हाइब्रिडाइज नहीं करके दिखाया, मैंने कार्बन दिखाया, क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। तो यहां जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही होगी तो वो सेंट्रल एटम की बात हो रही होगी। तो बेसिकली H2S में सल्फर जो है sp3 हाइब्रिडाइज होगा, एमोनिया NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, मीथेन CH4 के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। अब तुम लोग का एक होमवर्क है, H2O का निकालोगे, मैं CO2 का निकाल के दे रहा हूं, ठीक है। CO2 का अगर हम देखें तो कॉमन सेंस है, कार्बन नजर आ रहा है, ठीक है, कम है, ये सेंट्रल एटम है, सही है। तो कार्बन के आखिरी शेल में जो है अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो ग्रुप 4 का है, ठीक है, तो 4 होंगे, गुड, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, तो वो तो 0 हो गए। लेकिन अब मोनोवैलेंट एटम है कि नहीं है बेटा, ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवैलेंट एटम, ये बेसिकली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। सो कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, वो भी 0 है, तो खाली 4 आएगा। 4 का आधा क्या हुआ बेटा, 2 हुआ। तो Z की वैल्यू जब 2 आई तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, सही है। यानी इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, फिर बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन से क्या फ़ायदा, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन सीखने का ये फ़ायदा है बच्चा कि तुम मॉलिक्यूल की अभी ज्योमेट्री बता सकते हो, सही। एग्जाम में अगला क्वेश्चन जो आता है ना वो ज्योमेट्री का आता है कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। अच्छा, ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क है बच्चा, पहले से बता रहा हूँ, तुम ज्योमेट्री और शेप को मिक्सअप नहीं करना एग्जाम में। अक्सर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज़ ज्योमेट्री, व्हाट इज़ शेप, ठीक है। तो ज्योमेट्री बेसिकली क्या है,
तुम्हें ये बता रहा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट, ठीक है, अराउंड सेंट्रल एटम कैसी है, ठीक है। सो ज्योमेट्री बेसिकली तुम्हें अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है पेयर, उसके बारे में भी, और जो नहीं है, ठीक है, अकेला पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी, सही है। सो अरेंज कैसे हुए हैं, तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती है। और बेसिकली याद रखना, जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, जो sp2 है उसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, जो sp3 है उसकी टेट्राहेड्रल। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 sp3 आए थे, इन सब की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, सही है। देख लेते हैं कैसे, इधर देखो CH4, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बेटा, सही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109.5 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री और शेप में फर्क है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं अपनी किताबों में, जो याद कर रहे होते हैं वो शेप्स होते हैं, वो ज्योमेट्री नहीं होती। लेकिन तुम लोगों को ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क पता होना चाहिए। रीज़न ये है कि बहुत जगह तुम लोग शेप मार्क करके आ जाते हो, लिखा ज्योमेट्री होता है, तो दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ आना चाहिए। H2S भी sp3 है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, यानी इसके जो अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है वो टेट्राहेड्रल है। बट लेकिन अगर देखा जाए, समझना मेरी बात, यहाँ पे मैं शेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो H2S की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, सल्फर इस तरह 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और अगर देखा जाए, ठीक है, अगर गौर करो तो यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर रखे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम ज्योमेट्री पे फोकस करो तो बेटा इनकी भी टेट्राहेड्रल है, सही है, लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। रीजन क्या है, समझना मेरी बात, ठीक है, कि ये जो पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे बॉन्डेड हो चाहे लोन पेयर हो, ये आपस में रिपल्जन करते हैं, सही है, और इनकी रिपल्जन्स जो हैं वो डिफरेंट होती है। यानी लोन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिपल्जन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान जो है सेकंड नंबर पे रिपल्जन होती है, और सबसे लोएस्ट रिपल्जन बॉन्डिंग पेयर के दरमियान होती है। तो अभी देखो 2 लोन पेयर है, ये क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे, सही है, इन बॉन्डेड पेयर्स को क्या करें, धक्का दे रहे हैं रिपल्जन्स की वजह से। तो अब समझना मेरी बात, ये जो कार्बन है, ठीक है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो इधर कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। सो यहां पे अगर मैं शेप बोलूं और ज्योमेट्री बोलूं, दोनों चीजें सेम होंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो जब कभी भी कोई लोन पेयर नहीं दिखे सेंट्रल एटम पे, तो जो शेप है वही ज्योमेट्री है, या जो ज्योमेट्री है वही शेप है, सही है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, CH4 का शेप भी टेट्राहेड्रल रहेगा। लेकिन VSPER थ्योरी ने क्या बोला कि भाई रिपल्जन्स डिफरेंट होती है, लोन पेयर के दरमियान, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, बॉन्ड पेयर के दरमियान। तो उस लिहाज से, ठीक है, अब समझो इस पे ना, अब इमेज पे अपनी स्क्रीन पे पता है क्या करो, इन लोन पेयर्स पे हाथ रख दो, तो शेप तुम्हें पता है क्या बताता है, इनको छुपा लो अपने हाथ से, सही है, छुप गए। तो शेप तुम्हें क्या बता रहा है, शेप सिंपली बता रहा है कि जो एटम्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम वो किस तरह अरेंज है, सही है। तो वो तुम्हें सिर्फ बॉन्ड पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन किस तरह अरेंज दिख रहे हैं तुम्हें, बैंड शेप में, सही है, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली एंगुलर शेप, सही है। सो शेप यहाँ पे क्या हो गया, सुनना मेरी बात, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, सही है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को साथ देखें तो वो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप जो है वो क्या है, एंगुलर हो गया या बैंड वी। सो बेटा VSPER थ्योरी ये बताती है, सही है, रिपल्जन के थ्रू आपको शेप्स बता रही होती है, और उसमें आप लोन पेयर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हो शेप में, आप ये बता रहे होते हो कि भाई अगर सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर के अराउंड हाइड्रोजन किस शेप में, मतलब अगर मैं सिर्फ एटम्स को देखूं जो जुड़े हुए, यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नोटिस में लाऊं, कंसिडरेशन में लाऊं, तो जो शेप दिखेगा मुझे, मैं उसकी बात कर रहा होता हूं। यहां पे लोन पेयर नहीं कंसिडर कर रहे होते हो तुम शेप में, सही है। ये फर्क है ज्योमेट्री और शेप में, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा किताब के अंदर बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, सब बना हुआ है, ठीक है। जो काम की चीजें वो मैंने यहाँ लिखी हैं। अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि सर हमें एक प्रॉपर क्या बोलते हैं इसके ऊपर ना एक नोट बना के हमें लिंक शेयर कर दें वीडियो के नीचे, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। इन नोट्स की, ये जो मैंने अभी बनाए हुए हैं, इनकी ज़रूर तुम लोगों को क्या बोलते हैं वो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। अच्छा, एक लास्ट देख लेते हैं बेटा, इधर देखो,
sp हाइब्रिडाइजेशन पे ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, ठीक है। लेकिन अगर तुम गौर करो इधर देखो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर देखें तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन टोटल कितने बनाता है, 4, ठीक है। तो देखो कार्बन के 4 और ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के 2 2 हो गए, ठीक है। याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में ना पाई बॉन्ड का कोई काम नहीं है, सही। पाई बॉन्ड, ये जो दूसरा बॉन्ड होता है ना पाई, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये चीजें कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब समझो ये लीनियर है, सही है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। लेकिन अगर तुम सेंट्रल एटम के अराउंड सेंट्रल एटम से पूछो इसके पास कितने लोन पेयर है, ठीक है, समझना मेरी बात, मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बोला कि ज्योमेट्री और शेप जब इक्वल हो जाते हैं जब एक भी लोन पेयर मौजूद ना हो। अब इधर भी सेम सीन है, इसकी ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से लीनियर है। अब शेप की बात करते हैं तो बेटा सेंट्रल एटम पे ध्यान दो, उसके पास कोई लोन पेयर होगा नहीं बेटा। इसने कार्बन के आखिरी शेल में होते ही 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों बॉन्डिंग पे लगा दिए हैं, तो नो लोन पेयर। जब लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे तो जो ज्योमेट्री है वही उसका शेप है, यानी इसका जो शेप है वो भी क्या होगा, लीनियर। क्या होगा, लीनियर, 180 डिग्री, सही है। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो बेटा ये है कॉन्सेप्ट, ये है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।